बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया है। लास्ट हमारा लेक्चर था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में हमने ये सीखा कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशन है। फिर हमने सीखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये है कि वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उन दोनों बॉडीज़ के मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी वैल्यू आ गई। उसका फार्मूला क्या है? F=G m1m2/d²। आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करके मैस ऑफ द अर्थ निकालेंगे। हम ये निकालेंगे कि मैस ऑफ द अर्थ जो है वो किस फार्मूले से निकाला जाता है, वो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड इसका टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास टॉपिक है। ठीक है जी, तो मैस ऑफ द अर्थ के लिए हमारे पास क्या है कि कंसीडर करें कि ये हमारे पास है अर्थ। ठीक है, और ये उसका क्या है? सेंटर है। हमेशा सेंटर से उसका मैस जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो एम ई स्टैंड फॉर मैस ऑफ द अर्थ। ये एक बॉडी है। अब इस अर्थ के ऊपर हमने एक और बॉडी लेकर आना है, क्योंकि एक बॉडी से इसका मैस जो है वो फाइंड करना मुश्किल है। दूसरा बॉडी हम ले आएंगे, जैसे ये बॉडी मैंने ले आया, इसका मैस क्या है? m। अब दो बॉडी होंगे तब उन दोनों के दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। ठीक है, उससे हम फिर आगे दोनों से मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m is on the surface of the earth as shown। जैसे कि ये शो कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। ये मैस ऑफ द अर्थ के लिए ये एक बॉडी है और दूसरा ये बॉडी है। ठीक है, अब हम अप्लाई किसको करेंगे? अप्लाइंग यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला जो हमने किया था वो हम लेके आएंगे। वहाँ हमारे पास फार्मूला में ये था F=G m1m2/d²। लेकिन यहाँ m1 की जगह हमारे पास एक ये बॉडी है मैस ऑफ द अर्थ जिसे हम कहेंगे, m2 की जगह ये स्मॉल m आ जाएगा। और डिस्टेंस में इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है? वो रेडियस है, क्योंकि जो बॉडी है वो बिल्कुल इज़ ऑन द सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है, हाफ डिस्टेंस, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे? रेडियस लेंगे आर से। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें हमारे पास वो क्या था फार्मूला? F=G m1m2/d²। ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, इसी को हम अप्लाई कर लें। सिर्फ हमने m1 की जगह, क्योंकि हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ है, वो हम ले लेंगे और m2 की जगह दूसरा बॉडी ले लेंगे, डिस्टेंस की जगह रेडियस आ जाएगा। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ इन दोनों बॉडीज़ के बिटवीन है, एक्चुअली वो किसकी इक्वल है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली इक्वल है वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो बॉडी है इसके वेट के इक्वल है, नॉट द वेट ऑफ द अर्थ। क्योंकि हमारे पास जब मैस ऑफ द अर्थ नहीं है तो हम वेट ऑफ द अर्थ की तरफ कैसे जाएंगे? पहले हमें चाहिए मैस ऑफ द अर्थ। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कितनी है? इस बॉडी के वेट के इक्वल है। जितना इस बॉडी का वेट होगा उतनी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा F की जगह क्या लिख दूंगा? mg, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी। ठीक है, क्या किया है? फोर्स को रिप्लेस करके हमने वेट यानी mg लिख लिया। अब यहाँ हमारे पास दो चीज़ें दोनों साइड पे सेम है, जैसे ये m है और ये m है।
सो दे कैंसल ईच अदर, क्योंकि ये m यही है इस बॉडी का, क्योंकि वेट तो हमने इसी का लिया था। अब इसका अगर 5 kg है और इधर भी 5 kg, तो वो दोनों तरफ से मैसेस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया, इधर रह गया g me ओवर r स्क्वायर रह गया। तो r को मैं इधर लेके जाऊँगा इस g के साथ, और g को इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, मैस ऑफ द अर्थ रह जाएगा। क्या मैंने किया है, मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, आर स्क्वायर को इधर लेकर गया हूँ, g मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और ये जो कैपिटल G है ये क्या, इसको इधर जब लेके आएंगे, ज़ाहिर है वो ऊपर है तो इधर आगे नीचे यानी डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास वो फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके मैस ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं, और ये वो फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके वैल्यू ऑफ G निकाल सकते हैं। वो वैल्यू ऑफ G जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, कितनी वैल्यू होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो, मैस ऑफ द अर्थ भी गिवन हो, G की वैल्यू भी हो, रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन हो, अगर ये तीन वैल्यू हमारे पास हों तो ये G स्मॉल जो है ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद है मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना। मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करने के लिए हमें इन चीज़ों की वैल्यू चाहिए, एक G ये कैपिटल जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, ये G स्मॉल सबकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, G स्मॉल की ये वैल्यू है, G कैपिटल की वैल्यू ये G कैपिटल की वैल्यू है, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू ये है, ये है। ये तीन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, लाइक दैट, जिस तरह ये G की वैल्यू 10 कांस्टेंट है, ये G की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ जो है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ की शेप तो नहीं चेंज होती रहती ना। तो अर्थ का सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है वो ये है, रेडियस 6.4 10 पावर 6, ठीक है। तो इसको अलबेरोनी ने ये फाइंड आउट किया था, पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जेलम की एक तहसील है पिंड दादन खान, वहाँ पे ये रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो निकाला था। उस वक्त से ये पता है कि इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, और ये G बाकी ये तो पहले से ही मतलब न्यूटन ने निकाल के दी थी दोनों वैल्यू, और ये पहली वैल्यू पहले पता थी। तो इससे फिर आगे हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ पता चल गया कि अर्थ का मैस कितना है। जैसे एक बच्चे से पूछा जी आपका मैस कितना है, वो कहता है मेरा मैस जो है 40 kg है। 40 kg इज इट, क्या मतलब है, इसका मतलब है 40 kg उसका मैस है, वेट नहीं है। मैस क्या होता है, वेट क्या होता है, इसके लिए यूनिट 3 में हमने काफ़ी अच्छी तरह डिस्कस किया है। मैस और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं ना इतना kg मैस वेट है, वो वेट नहीं होता, वो एक्चुअली मैस होता है, ठीक है। इस डिस्कशन को आप छोड़ें, हमने यहाँ से ये चीज़ लेनी है, मैस ऑफ द अर्थ निकालना है। तो हमारे पास ये G की जो वैल्यू है ये मैं लिख दूंगा 10 7 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 6.4 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, और क्योंकि R का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर लेंगे। फिर इस G की वैल्यू 6.673 10 रेज़ टू पावर -11, और 7 यूनिट्स आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। अब इधर हमारे पास क्या रह गया, मैस ऑफ द अर्थ। इस मैस ऑफ द अर्थ को हम इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर उठाएंगे जी, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसमें भी हम समझ लेंगे कैसे कैलकुलेशन है। यहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 24 kg, दैट इज़ द मैस ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट वैल्यू आप लिख दें, कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों आज हमने इसमें क्या सीखा कि मैस ऑफ द अर्थ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने लिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास फिर ये वैल्यू रिक्वायर्ड थी, ये हमने पुट की, इनको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट किया, तो इस तरह हमारे पास ये आ गया 6.0 भी कह सकते हैं, 6 भी कह सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। दिस इज़ द मैस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों आप समझो, पता है कितना मैस ऑफ द अर्थ है। मैस ऑफ द अर्थ बेटा ये है कि 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 जीरो लगेंगी, इतना kg है मैस ऑफ द अर्थ,
ठीक है, 6 के साथ कितनी 10 की पावर 24 का मतलब है, यानी 24 जीरो आ जाएंगी, फिर ये इसका इतना केजी मैथ्स है। ठीक है, तो होपफुली यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड इट।